हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 3 जिसका नाम है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। दिस वीडियो इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज़ 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दैन यू कैन लाइक दिस वीडियो। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे? ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर? तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो हमारे दूसरे बॉडी सिस्टम्स को या पार्ट्स को भी ख़राब करने लगता है, अफेक्ट करने लगता है, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं होने देता, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड वेसल्स यानी हमारी रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जब उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो हमारे बॉडी सिस्टम के दूसरे पार्ट को ठीक से काम करने नहीं देता, उसकी वर्किंग को, उसकी एफिशिएंसी को ख़राब करता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो अगर 140/90 से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इफ़ द रेट ऑफ ब्लड प्रेशर रीचेस अबव 140/90 देन हाइपरटेंशन इज़ प्रेजेंट। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग से हो सकता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होता है, तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से काफ़ी लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को देखा गया है और एसिडिटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसका विजन लॉस हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है, उसको किडनी डिसीज़ हो सकता है और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन? डिजीनेस रहेगी, चक्कर से आएंगे, सांस ठीक से नहीं आएगी, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है और देखने में दिक्कत हो सकती है। और हाइपरटेंशन के कारण क्या क्या हो सकता है हम देख चुके हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, हार्ट फेल, किडनी डिसीज़, हार्ट अटैक, सेक्सुअल डायफंक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये याद रखना है कि 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर का रेट बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे आसन्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट रिवीजन पर्पस से हम उन्हें देख लेते हैं। 2-3 आसनास हैं इसमें जो नए नए ऐड हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ताड़ासन हम पढ़ चुके हैं कि ताड़ का मतलब होता है माउंटेन। सिंपली खड़े हो जाना है, टो पर हाथों को ऊपर ले जाना है और आपस में जोड़ लेना है, जिसे पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। इससे बॉडी का पॉस्चर अच्छा होता है, जो पेट है, जो बटक्स है वो फर्म होते हैं, टोन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। फ्लैट फीट की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। हमको याद है कि फीट में एक आर्क होना चाहिए, फ्लैट फीट में आर्क नहीं होता है, उसकी समस्या ठीक हो जाती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ठीक होता है एंड डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अगेन, जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती हो, हेडेक होता हो, उन्हें ये नहीं करना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कति चक्र आसन। कति यानी स्पाइनल ट्विस्ट पोज इसे कहा जाता है। सिंपली खड़े होकर पीछे की तरफ टर्न करना है और उल्टे हाथ को उल्टे शोल्डर पर रख लेना है। इस पोजीशन से क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रही है बॉडी, तो ट्विस्ट होने से जो बैक है, नेक है, शोल्डर्स है, वेस्ट है, वो टोन हो जाते हैं। स्पाइन एंड वेस्ट भी टोन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है। बैक पेन से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर किसी को स्पाइनल सर्जरी यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई सर्जरी हुई है, पेट से जुड़ी कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया हो या रीढ़ की हड्डी खसक चुकी हो, जो डिस्क है वो अपनी जगह पर ना हो, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं करना चाहिए। हर्निया हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉडी पार्ट्स अगर अपनी जगह पर ना रहकर बाहर की तरफ मूव करें, तो अपने रेस्पेक्टिव लोकेशन से बाहर की तरफ मूव करें तो उसे हर्निया कहते हैं। तो इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मत्स्य आसन। मत्स्य यानी फिश, तो इसे फिश पोज भी कहा जाता है। सिंपली लेट जाना है, फिर अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाना है, हाथ को नीचे लाते हुए
पीछे रख लेना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें राउंड शोल्डर्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है तो अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी तरीके के वो ठीक हो जाते हैं, बैक की मसल स्ट्रांग हो जाती है, नेक एंड शोल्डर्स की जो स्टिफनेस है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो ठीक हो जाती है, और स्पॉन्डिलाइटिस है किसी को, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे? जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, जिनको भी माइग्रेन है उन्हें ये नहीं करना चाहिए, जिनको नींद नहीं आती है उन्हें नहीं करना चाहिए, जिनको सीरियस लोअर बैक या फिर नेक की इंजुरीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बैक पे बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, जिनको कोई हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज गोमुख आसन, जिसे काऊ पोज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गो मतलब हमारी गौ माता, काऊ एंड मुख का मतलब होता है चेहरा, तो इसे गोमुख आसन कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो जो आसन है वो काऊ फेस की तरह लगता है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है, हाथों को पीछे ले जाते हुए एक दूसरे से जोड़ना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो होल बॉडी है पूरी बॉडी टोन हो जाती है, अस्थमा क्योर हो जाता है, बैक पेन क्योर हो जाता है। लेकिन जिसको सीरियस शोल्डर की कोई दिक्कत हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज उत्तना मंडूकासना। तो मंडूकासना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उत्तन मंडूकासना भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे एक्सटेंडेड फ्रॉक पोज कहा गया है। तो आगे से पैरों को इस तरीके से रख के दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और ऑपोजिट शोल्डर पर रख देना है। तो मंडूक यानी मेढक, तो इसे एक्सटेंडेड फ्रॉक पोज भी कहा गया है। इसमें नेक पेन जो होती है, जो उससे छुटकारा मिलता है। गर्दन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, वो ठीक हो जाता है। तो थ्रोट मसल्स है वो भी अच्छी हो जाती हैं, तो जो थ्रोट पेन है उससे छुटकारा मिलता है। रेगुलर अगर इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी दोनों अपर एंड लोअर बैक की जो मसल्स हैं वो टोन हो जाती हैं, बैक मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और किसी भी तरीके का पीठ में अगर दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। एंड एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं, कोहनी के जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगेन जो विमेन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को इस पॉस्चर को नहीं करना चाहिए, और किसी भी तरीके का अगर किसी को नी जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द है, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज भुजंग आसन। भुजंग आसन क्यों बोला गया? क्योंकि भुजंग मतलब सांप, तो इसे कोबरा पोज कहा गया है। उल्टा लेटते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाना है, सर को पीछे रखना है। तो जब हम इसे करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एक सांप की तरह दिखती है, इसे इसलिए भुजंग आसन कहा गया है। तो डायबिटीज़ इससे क्योर हो जाती है, डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छा हो जाता है। नेक की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई दर्द है गर्दन में तो वो ठीक हो जाता है। काइफिसिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हमने पढ़ा था कि स्पाइन की अपर बॉडी में हमें, जो भी व्यक्ति काइफिसिस से सफ़र करता है उससे हाफ मून की तरह हो जाता है उसकी स्पाइन, तो वो ठीक हो जाती है। मोटापा ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति ओबेसी है, हमने याद रखा था कि कोई पर्टिकुलर वेट नहीं होता है, हर इंसान के एज और हाइट के हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर हेल्दी वज़न होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ओबेसी है, तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जिनको भी बैक पेन है या हर्निया है उन्हें यह नहीं करना चाहिए। बैक पेन अगेन क्योंकि यहाँ पर बैक पर बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, तो जिसको भी बैक का कोई पेन हो उसे ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज वक्र आसन। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बैठ के एक पैर को सिंपली सीधे रखना है, दूसरे पैर को उठाकर ऐसे रखना है, हाथों को सीधे रखना है, एक हाथ को सीधा रखना है और पीछे की तरफ देखना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जब हम इससे करते हैं तो हमारे पैंक्रियास की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। एंड डायबिटीज़ से इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन जो है वो फूड में या बॉडी में जो शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पैंक्रियास की हेल्थ अच्छी होती है तो डायबिटीज़ से छुटकारा मिलता है। कब्ज़ की किसी को दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। अब्डोमिनल मसल्स, पेट से जुड़ी मसल्स अच्छी टोन हो जाती हैं तो बेली फैट रिड्यूस हो जाता है। एंड जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगेन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको भी हर्निया है, अल्सर हैं, पेट में छाले हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट इज जो नया हमें देखने को मिलेगा इसमें वो है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पद्मासन में इस तरीके से बैठ जाना है, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना है। अब हमारी जो जीभ है, जो टंग है, उसको इस तरीके से रोल करना है कि वो एक जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, जब हम उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो कैसी दिखती है, तो टंग को भी इसी तरीके से रखना है, फोल्ड करना है एक मुड़ी हुई पत्ती की तरह और धीरे से होठों से बाहर लाना है, राइट। मुंह से 1 इंच बाहर लाना है, जिसे शीतली प्राणायाम कहा जाता है, राइट। तो द टंग शुड टच टीथ एंड द शेप ऑफ द टंग मस्ट फॉर्म अ शेप ऑफ रिजेंबलिंग अ कर्ल्ड लीफ। तो इसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करना है, राइट हैंड से एक हाथ को सिंपली रख लेना है, फिर राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल इनहेल करना है पहले सांस, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, फिर राइट से करना है। तो बस यही जो साइकिल है वो चलती रहेगी, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं, राइट। तो इट लीड्स टू एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड नरिशेस द होल बॉडी। एक्स्ट्रा सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का बॉडी में, तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। जो CO2 है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी से रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन करता है, बॉडी को कामनेस प्रोवाइड करते हैं, एंड जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम होता है। जिसको भी किसी तरीके की कोल्ड है उसे ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज उत्तन पाद आसना। तो उत्तन पाद आसना में क्या करना है, सिंपली लेट जाना है और पाँव को फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। अगर आपको शलभ आसन याद होगा तो शलभ आसन में हम उल्टा लेटते हैं और पाँव को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तो उसका उल्टा होता है उत्तन पाद आसना, जिसमें सीधे लेटकर पाँव को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। तो पेट से जुड़ा कोई दर्द है तो वो कम होता है, डिप्रेशन एंजाइटी कम होती है, पेट से जुड़ी जो मसल्स हैं वो टोन हो जाती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। डायबिटिक लोग हैं, जो भी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ से छुटकारा मिलता है क्योंकि पैंक्रियाज की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जिनको भी ये आसन करने में दिक्कत हो तो वो सामने जो वॉल है, यहाँ पर वॉल अगर हो तो वॉल का सहारा लेकर भी वो इस आसन को कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ड्यूरिंग पीरियड्स, गर्ल्स को पीरियड्स के दौरान इस आसना को अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर किसी भी तरीके का बैक पेन है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मकरासन। मकर का मतलब होता है क्रोकोडाइल। तो इसमें क्या करना है, उल्टा सिंपली लेट जाना है और हाथों को चेहरे पर रख लेना है। तो इसमें जो बॉडी है वो क्रोकोडाइल की तरह दिखती है, इसलिए इसे मकर आसन कहा गया है। तो जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है या ठीक हो जाती है। स्लिप डिस्क में क्या होता है, जो डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी में वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो स्लिप डिस्क में ये जो आसन है वो बेनिफिशियल है। लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, तो अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है। तो अस्थमा में हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नैरो हो जाता है, तो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये जो आसन है वो अच्छा है। एंड पेट की मसल्स को ये जो आसन है वो टोन करता है। अगेन जिनको भी बैक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का पीठ में दर्द हो, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्ध हल आसन। तो हल आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्लाउ पोज। एंड अर्ध आसना में क्या होता है, सिंपली लेट कर पाँव को ऊपर ले जाना है। अर्ध आसना में हम इन पाँव को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जो हमको याद है। तो अर्ध आसना में सिर्फ हम पैरों को यहीं तक लेकर आते हैं। तो कब्ज़ की समस्या से ये हमें छुटकारा दिलाता है। डायबिटीज़ में हेल्पफुल है, पाइल्स में हेल्पफुल है। पाइल्स में क्या होता है, जो रेक्टम एनस का एरिया है वो सूज जाता है, तो पाइल्स में हेल्पफुल है। एंड थ्रोट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी ये ठीक करता है। अगेन बैक पेन हो, अगर किसी को बैक से जुड़ी कोई समस्या हो तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। लास्ट है हमारा शव आसन। तो शव का मतलब होता है डेड बॉडी। तो इसमें सिंपली हमें लेट जाना है। इसमें हम क्या करते हैं कि लेट कर हर बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग पर हम ध्यान देते हैं, हर बॉडी पार्ट पर हम ध्यान लगाते हैं, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, राइट। तो शव आसना रिलैक्सेस द होल बॉडी, स्ट्रेस कम करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और हर बॉडी पार्ट पर कंसंट्रेट करते हैं बारी बारी से। ब्लड प्रेशर को ये ठीक करता है, मेंटेन रखता है।
हमने अभी पढ़ा कि हाइपरटेंशन में क्या होता है, 140/90 से अगर हाई हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। अगेन इस शव आसना को करने के लिए किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सभी लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आपको मना करे या आपको बैक से जुड़ी कोई समस्या हो, लेटने में दिक्कत हो, तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।